सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 12th के लिए। यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है कंपनी की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री से लेकर के उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट तक मैं समझाने वाला हूँ बस एक वीडियो में, ठीक है। तो ये वन शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम अपने इस वीडियो को असाइनमेंट की तरह बच्चे यूज़ करते हैं, जो स्कूलों में आजकल मिला करता है, असाइनमेंट मिलता है, ठीक है। बट अगर आप सभी के असाइनमेंट के बाद आप इस वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि आपके लिए, देखो पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने अकाउंट्स को लेकर के एज अ फ्यूचर अपना कैरियर बनाना चाहते हो ना, तो उसके बेसिक्स से लेकर के आप एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ समझो, अच्छे से समझो कि उसमें है क्या, ठीक है। तो हमारी कंपनी में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे कैसे होती है, देखो आप अलग अलग चैप्टर्स में हर एक चीज़ समझ लेते हो, बट अगर उस सारी चीज़ों को आप अगर एक साथ अटैच कर दो ना, तो उस अकाउंटिंग को किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं वो एक वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कर देना कि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक। तो देखो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने खुद आप सभी के लिए बनाए हैं, और इसका पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बट इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है योर कंपनी नेम, जो भी आप कंपनी का नाम देना चाहते हो वो कंपनी का नाम आप दे सकते हो। उसके बाद हम शुरू करेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री से। तो हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्री यही होती है, आप सभी जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे सारे पैसे रिसीव कर लिए गए। ये हमारा शेयर का, देखो पहली एंट्री जो होती है आप सभी जानते हो उसकी है 30 लाख रुपए मैंने अमाउंट लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री क्या होती है कि ट्रांसफर की एंट्री हम कर लेते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री हमारी क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सेम अमाउंट से हम एंट्री करने वाले हैं 30 लाख रुपए से, ठीक है। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो, मैंने 30 लाख रुपए लिया, ठीक है। उसके बाद देखो आप जब जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हो आपको कम से कम 30 जर्नल एंट्री तो जरूरी होती है। देखो इतने इसमें आप अगर अकाउंटिंग करते हो, अपना अपनी किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की जर्नल एंट्री करने की जरूरत होती है। तो मैंने भी अलग अलग तरीके की जर्नल एंट्री की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़े से एग्जाम्पल्स ले भी सकते हो और इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो हमारी थर्ड एंट्री यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जीबिशन एक्सपेंस, मतलब एक तरीके से एक्सपेंस जो हमारा यहाँ पे इनकर्ड हुआ उसकी एंट्री हमने कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 रुपये से हमने एंट्री कर दी। उसके बाद देखो अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे जो है अमोर्टाइजेशन के इशू प्रमोट किए गए सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की गई शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया था, उसका देखो कितना 15,000 रुपीज़ मैंने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे तक हमारी हो गई फोर्थ एंट्री तक, ठीक है। उसके बाद देखो आगे मैंने क्या लिखा था कि फिफ्थ एंट्री में अंडर रिटर्न कमीशन को भी शेयर कैपिटल से इशू कराया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जनरल भी यहाँ पे नरेशन में लिख दिया था कि बीइंग शेयर इशू टू अंडर सर्विसेज, तो इस सर्विस के अंदर यहाँ पे इतने शेयर इशू किए गए, उसका अमाउंट लिख दिया 7,500। इसी तरीके से हम कुछ अलग अलग जनरलीज जरूर करेंगे। देखो अगली एंट्री हमारी जो है वो क्या है, हमारी एसेट से रिलेटेड है। जो हमने एसेट खरीदा, तो एसेट में हमने देखो प्लॉट खरीद लिया, तो कोई भी आप एसेट खरीद तो कोई भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कर दी कि प्लॉट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का था, 7,50,000 रुपए का हमारा ये प्लॉट था, ठीक है। एक्चुअली गाइस अगर कोई भी आपको नॉइज अगर आए ना तो थोड़ा सा इग्नोर भी करते चलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइज हो रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी रात को शूट कर रहा, फिर भी अगर आपको कोई नॉइज आती है तो इग्नोर कर दो, ठीक। तो देखो हमारी नेक्स्ट एंट्री है 7th वाली, फ्लैट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 3 लाख रुपए से हमने इसकी एंट्री कर दी, एक और एसेट खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम अब गुड्स होंगे उसको खरीदेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कुछ गुड्स खरीदा, 22,50,000 रुपए का मैंने अमाउंट ले लिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या किया, आर्यन अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए, मेरी वर्ड्स पे भी ध्यान देना कि मैंने किसी का नाम भी यूज किया, तो हमने क्रेडिट पे इसको सेल कर दिया, ठीक है। हमने उसको यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे, हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री कर दी आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो ध्यान दोगे तो क्लास 11 की तरह ही हमारी सारी जर्नल एंट्री यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे 22,50,000 से यहाँ पे एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी जो सोच रहे होगे कि हमने तो डायरेक्ट खरीदा, परचेज किया, यहाँ पे 22,50,000 का यहाँ पे डायरेक्ट बेच दिया, 22,50,000 का नहीं, जरूरी नहीं। आपके पास कुछ स्टॉक तो आपके पास होगा ना, तो वो भी आपने लगाया। मैं अभी दिखाऊंगा एडिशनल स्टॉक भी हम अपना यूज करेंगे इसमें, तो कैसे होगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या होने वाली है उस पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने का बेचना कितने का नहीं, उस पर ध्यान दो। जरूरी थोड़ी जितना खरीदा था उतने में बेच दिया भाई। यहाँ पे सोचो आप कोई चीज सामान खरीद के लाओगे, अगर उसको बेचोगे भी तो कुछ प्रॉफिट पे तो बेचोगे ना, जरूरी थोड़ी पूरा सामान बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे सोच के मत चलना, ठीक। तो देखो नेक्स्ट एंट्री है कमीशन की, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, सॉरी अनअर्न्ड कमीशन के था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नरेशन में भी लिख दिया पेइंग कमीशन रिसीव, यहाँ पे एडवांस में कमीशन रिसीव कर ली गई 1,500 रुपीज से, ठीक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जर्नल एंट्री 11 हमारी कौन सी है, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे किसी अपने पर्पज से उसने कार खरीदा है, आप ट्रक यूज़ कर लो भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बहुत काम आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 60,000 रुपये की लगता है सेकंड हैंड मिल गया, तो 60,000 रुपये में उसने खरीद लिया, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि रेंट पे किया गया यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का, तो हमने रेंट की एंट्री कर दी, चलो कोई बात नहीं, कोई होगा हमारा किसी चीज़ का, तो रेंट पेमेंट हो गया। आगे अब देखो मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किसी चीज़ का मेंटेनेंस या रिपेयरमेंट में जो भी हमारे खर्चे लगे उसका हमने पैसा पे कर दिया, तो 3,000 रुपये उसकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट है सेल रिटर्न, तो हमने कुछ सामान देखो बेचा था, अब उसका सेल रिटर्न हमारे पास वापस आया, ठीक है। तो आप किसी का भी नाम दे सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि आप कोई जो इसका नाम लिख चुके उसको दोबारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली एंट्री कैसे हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे वापस आ रहा है 4,50,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट पे कुछ पैसे खर्च किए गए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 3,000 रुपये से, ओके। आगे देखो क्या है 16 एंट्री, तो यहाँ पे है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्यन। अब यहाँ पे देखो बिल यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, यहाँ पे देखो जनरल एंट्री में यहाँ नीचे नरेशन में मैंने लिखा बीइंग द बिल रिसीवेबल बाई बिल रिसीवेबल बी एक्सेप्टेड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया। तो यहाँ पे देखो जो आर्यन की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पे 22,50,000 रुपये का, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 17 एंट्री, तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे जो हमें बिल मिला था ना उसको बैंक में उसको जमा कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ तो सारी देखो बेसिक एंट्रीज है जो कि आप क्लास 11 में आप सभी पढ़े हो, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो 15,000 रुपये से यहाँ पे देखो सामान जल गया, कोई बात नहीं, ऐसे एंट्री आपको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप एज ए अकाउंटेंट अगर आप सीए बनना चाहते हो ना तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो कि हमने जो चीज़ें हम पहले से सीखा, हमने यही तो होता है कि जो हमने पहले सीखते आ रहे हैं कि हाँ इस तरीके से एंट्री करते जा रहे हो, तो अब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप एज ए सीए बन गए आगे तो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो देखो आगे है हमारा 19th एंट्री, आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैपटॉप भी एक तरीके से हमारा एसेट है जो हमने यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। तो 45,000 का था तो उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अब यहाँ पे देखो रेंट रिसीव हो रहा है, अभी हमने रेंट पे किया था, अब रेंट मान लेते हैं रिसीव कर लिया, किसी को रेंट पे दिया होगा, तो ये भी एंट्री हमारी पास हो गई, ये भी हो गया, ठीक। आगे देखो आगे है टेबल एंड सोफा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखो यहाँ पे आप कोई भी एसेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो, तो वहाँ पे टेबल सोफा या आपको कोई भी चेयर हो गया, कोई भी एसेट तो जरूरत पड़ेगी भाई। आप अगर अपने बिजनेस में कोई काम करते हो तो कोई तो एसेट चाहिए बैठने के लिए, कुछ टेबल कुछ तो चाहिए होगा ना, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो 75,000 रुपये का आपने खरीदा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट डेबिट वेबसाइट डेवलपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 10,500 रुपये। मतलब देखो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपने कुछ पेमेंट किया, ठीक है, फ्री में आपका काम कोई नहीं करेगा, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ा, तो उसकी एंट्री हमने कर दी, ठीक है। देखो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, आप अपने अकाउंटिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब देखो यहाँ पे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहाँ पे आपके पास कुछ एम्प्लॉय होंगे तो इसको सैलरी पे करना ही पड़ेगा, तो आप कुछ भी अमाउंट लेके आप अपने एम्प्लॉय को पे कर सकते। देखो यहाँ पे आप एक बिजनेस का नहीं, अभी देखो सीख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो में आप सभी सिर्फ सीख रहे हो, अमाउंट खाली देखो और जनरल एंट्री देखो, ठीक है। अमाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो, उस पर कोई टेंशन नहीं है, जनरल एंट्री हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक। आगे है क्या हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू अथर्व, अब किसी का भी नाम मैंने कहा था ना ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 22,50,000 का फिर से हमने कुछ परचेज कर लिया, किससे, अथर्व से, और यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 60,000 रुपये का हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, उसके बदले हमें पैसे मिले, ठीक है। उसके बाद देखो लक्ष्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब देखो यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट पे सेल किया, मतलब देखो हम परचेज और सेल की एंट्री ज़्यादा करेंगे, क्रेडिट पे भी करेंगे और हमें उसके बदले कैश भी मिल रहा है, मतलब कि दोनों की एंट्री होगी, मतलब पैसे मिल भी रहे हैं, क्रेडिट पे भी जा रहा है, दोनों चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो आगे क्या है हमारे पास 27 में कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य अकाउंट, मतलब देखो यहाँ पे हमारे नरेशन में क्या, देखो मेन जरूरी बात क्या है कि नरेशन लिखते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा ना बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम लक्ष्य, अब लक्ष्य से हमने कैश रिसीव किया, यहाँ पे आप सभी देखे होंगे कि लक्ष्य को हमने कुछ
सोल्ड किया था, कुछ सेल किया था, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट वाइज अपने सोच सकते हो कंपनी कैसे चलानी है। यहाँ पे कुछ सेल किया था, बस इतना सोचिए, चलो उसके बदले हमें पैसे मिल गए, ठीक। चलो नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया, ठीक। वो एंट्री कर दी। नरेशन सब में लिखना है भैया, किसी में भूल मत जाना वरना नंबर कट जाते हैं इसमें, ठीक है। और अपने अगर आप एज आगे का अपना सोचना भी चाहते हो ना कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, किस तरीके से जर्नल एंट्री करोगे, तो उसके लिए भी अच्छा है अगर आप एक बार नीचे नरेशन लिख दोगे तो आपके लिए अच्छा है कि हाँ मैंने जर्नल एंट्री की भी थी, क्रेडिट पे किया भी था, सोल्ड तो कैसे किया था। मतलब नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में कि एक बार आप छोटा सा नोट दे देते हो कि हाँ मैंने ये किया था, ठीक। चलो उसके बाद क्या है यहाँ पे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे देखो मनी रिसीव किया गया डिबेंचर और एप्लीकेशन पे, वहाँ पे शेयर पे हुआ था, यहाँ पे डिबेंचर पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ इशू किए जो हमने डिस्काउंट पे भी कर दिए, ठीक है। तो डिस्काउंट का पैसा हटा दिया, तो कितना इशू किया था, 5% पे किया था। देखो नरेशन लिखने का क्या फायदा हुआ, पता चल गया ना कि इशू किया भी तो 5% डिस्काउंट पे किया था इशू, ठीक है। तो उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। तो जनरल एंट्री भी जो हमारी चली है उसको भी ध्यान देते चलो। तो नेक्स्ट है लास्ट एंट्री हमारी हो सकती है फ्रेट अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट और स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। मतलब जितने भी चीज़ें हमने जरूरत की थी स्टेशनरी और फ्रेट कैरियज की चीज़ें, वो हम सभी ने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो लास्ट इसका हो सकता है एंट्री, ठीक है। उसके बाद देखो दो और है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो देखो इधर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बीइंग गुड्स वर रिटर्न। अब हम अपने गुड्स को रिटर्न कर दिए, उसके बदले हमें कुछ पैसे मिल गए। जितने गुड्स रिटर्न किए होंगे भाई उतने ही पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं मिलते। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कार आपने लिया है तो भाई उसका कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन तो होगा ही। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो उसकी एंट्री हमने पास कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा जनरल एंट्री का पार्ट जो होता है वो खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ना आप सभी के लिए लेजर नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, इसलिए हमने लेजर वाला पार्ट हटा दिया है। आप सभी लेजर प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके आप सभी को दिखा दिया। जो भी हमारी चीज़ें देखो शेयर कैपिटल, जो भी देखो मैंने यहाँ पे देखो आप सभी क्लास 11 पढ़े होगे तो लायबिलिटी वाली चीज़ें क्रेडिट होती हैं और हमारे जितने भी एसेट होते हैं वो डेबिट होते हैं। आप सभी को पता होगा ये चीज़, तो उसी का थोड़ा सा आप पॉइंट ऑफ व्यू इतना थॉट लगा के इतना सोचने के बाद अपना एंट्री आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो एसेट सारे हमने डेबिट साइड लिख दिए और क्रेडिट साइड सारा लिख दिया अपना लायबिलिटी, ठीक है। तो कैश हो गया हमारा, देखो कैपिटल तो हमारा लायबिलिटी होता है, उसको पहले लिख दिया क्रेडिट साइड पे, कैश, फिर कमीशन, बैंक, प्लॉट, फ्लैट, ऐसे करके सारे जितने भी चीज़ें थे हमने कर दी इधर, देखो, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक तरीके से लायबिलिटी होता है, इसलिए उसको हमने सेल है ना, सेल हमारा क्रेडिट साइड चला गया। चलो आगे देखो, आगे जितने और भी हमारे एसेट या लायबिलिटी, जितने भी एक्सपेंसेस या फिर प्रॉफिट जो भी था सब हमने एक साथ लेके चले गए भाई। पूरा इधर हमारा एंट्री हो गई और इधर हमारा सम आ गया इधर, ठीक है, 1,47,24,000। तो आप बड़े बड़े अमाउंट लेने की कोशिश ज़्यादा करना, क्योंकि हमारा जो बिजनेस चलता है ना वो छोटे अमाउंट पे नहीं चलता, बड़े अमाउंट पे हम बिजनेस करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अमाउंट आप किस तरीके से अभी से नोट करना शुरू करते हो। छोटी चीज़ों का बिजनेस हम नहीं करते हैं भाई, बड़े अमाउंट पे हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे देखो भाई हमारा जो सबसे पहला होता है उसका एक तरीके से आप पहले ना इसका फॉर्मेट देख लो क्या है, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। नोट नंबर मतलब देखो आप सही यहाँ पे ना डिटेल यहाँ पे एक साथ ही लिखोगे तो बहुत रफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मैस हो जाएगा, इसलिए आपके लिए मैंने नोट नंबर अलग से पीछे प्रिपेयर किया है। यहाँ पे बैलेंस शीट का भी जो हमारा होता है ना नोट नंबर, वो मैंने लास्ट में लिख दिया था, तो वो आप सभी को लास्ट में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पहले देख लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है सेल, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि इसको क्या कहते हैं, सेल। अब यहाँ पे नोट नंबर 1 इसलिए डाला कि जो सेल रिटर्न हुआ था उसको माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनली जितना अमाउंट आया, जितना हमने सेल किया, उस अमाउंट को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर देखो टोटल रेवेन्यू कितना है वो लिख दिया, ठीक। उसके बाद एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, जितने भी इसमें एक्सपेंसेस लगी वो मैंने सारी एंट्री इसमें लिख दी। जैसे चेंज इन इन्वेंट्री, कितने इन्वेंट्री में चेंज है, देखो यहाँ पे 7,50,000 का इन्वेंट्री हमने ऐड किया है इसमें, ठीक है। ये चीज़ देखना, यहाँ पे पहले नहीं था, अब इतने का इन्वेंट्री है हमारे पास, इसलिए देखो नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि जीरो था, जीरो में से माइनस करते 7,50,000 कितना बैलेंस आ रहा है चेक करने के लिए, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस है ना ये भाई। अगर आप जीरो माइनस 7,50,000 करोगे तो माइनस में ना हमारा बैलेंस है, जीरो में से क्या माइनस कर लोगे, ठीक है। इसलिए तो
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, तो मतलब कि सैलरी, ठीक है, सैलरी कितना आपने पेमेंट किया, तो जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने इधर नोट कर लिए, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस हो गए, वो भी हो गया। नोट नंबर मैं सब कुछ दिखाऊंगा भाई आप सभी को, इसमें थोड़ा सा भी आप सभी सोचना मत कि भाई आप सभी ने क्या तो दिया मगर नोट नंबर नहीं दिखाया, घबराओ मत, नोट नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर लेंगे एक्सपेंसेस, मतलब जो टोटल रेवेन्यू हमारे पास था उसमें से माइनस कर लेंगे कितने एक्सपेंसेस हमारे, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर कम आता तो लॉस हो जाता, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, आगे है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो यार, सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। देखो इसका हमारा पहले की तरफ फॉर्मेट नहीं है जो क्लास 11 में करते आते थे। पहले क्या करते थे ना कि लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, इसमें वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर नोट नंबर NN, फिर डिटेल अमाउंट, मतलब जो भी डिटेल में हम चीजें नोट करते हैं, फिर फाइनल अमाउंट बाहर लिखते हैं, देखो नीचे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, तो उसमें दो चीजें लेके जाना भाई, शेयर कैपिटल जो अमाउंट है, रेवेन्यू एंड सरप्लस। रेवेन्यू एंड सरप्लस का मतलब होता है जो प्रॉफिट आपका है, ठीक है, वो वाला अमाउंट। आगे देखो नॉन करेंट लायबिलिटी, आपकी जो भी नॉन करेंट लायबिलिटी है उसको लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैंने देखो यहाँ पे नोट नंबर डाल दिया 7, और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन हमारे पास नहीं था, डैश लगा के छोड़ दिया, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमारी क्या थी, अनअर्न्ड कमीशन थी, तो वहाँ पे 1500 हमने लिख दिया और टोटल अमाउंट बाहर लिख दिया पूरा ऐड करने के बाद, ठीक है। तो पूरा अमाउंट कितना आ रहा है, 1,04,22,000 रुपए, ओके। देखो आगे फिर क्या है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में हमारा आता है फिक्स्ड एसेट, जो कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों है। नोट नंबर 8 और 9 में आप सभी को डिफाइन कर दूंगा कितने हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखता है तो बहुत ज्यादा भारी जाता है ना, उसी को समझ में ना आता, तो यहाँ पे पूरा अमाउंट ऐड करने के बाद मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट। नीचे देखो है करंट एसेट। करंट एसेट में जो भी इन्वेंट्री, और देखो इन्वेंट्री तो आप सभी को पता है 7,50,000 हमने एज्यूम किया था, वो वाला अमाउंट हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो अमाउंट था, जो कैश में हमारे पास जितना अमाउंट था और हमारे बैंक में कितना पैसा था, वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो बहुत ईजी चल रहा है यहाँ तक अभी तक, तो देखो बहुत ईजी, इधर भी ऐड कर लिया, टोटल अमाउंट कितना है वो हमने फाइनल कॉलम में लिख दिया और दोनों तरफ इक्वल आता है, सभी क्लास 11 से ही जानते हो भाई। देखो अब बारी है हमारे वर्किंग नोट की। देखो जैसा कि मैंने कहा था कि वर्किंग नोट भी मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल कितना हुआ, उसमें से हमारा कितना हमने माइनस कर दिया, सेल रिटर्न वो अमाउंट हो गया, जितना फाइनल अमाउंट आया था वो हमने उठा के लिख दिया था अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उसको तो हटा देते हैं, चलो। चेंज इन इन्वेंट्री, अब जैसा कि मैंने कहा था जीरो में से आपने माइनस कर दिया 7,50,000। देखो भाई नेगेटिव बैलेंस में जाना ही जाना बात है। देखो जब आपके पास कुछ नहीं है उसमें से माइनस कर रहे हो ना, बेसिकली आप समझो आपने इन्वेंट्री ऐड किया, ठीक है। हमारे पास कोई पहले से बैलेंस नहीं था, हमने कुछ इन्वेंट्री अपने पास लाया, अब वो हमारे पास है, ठीक। चलो फिर है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब कि सैलरी, मैंने पहले ही बताया था 22,500 था तो हमने उसको लिख दिया, ठीक। परचेज ऑफ ट्रेड, स्टॉक ट्रेड कह सकते हो, जितना आपने खरीदा उसमें से परचेज रिटर्न कितना हुआ वो लिख दिया भाई, सिंपली ये भी हो गया। फिर देखो फाइनेंस कॉस्ट। देखो फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, जितने भी हमें फाइनेंशियल कंडीशन टाइम पे जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होते हैं वो सारी चीजें, मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्काउंट इशू, मतलब डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया गया था ना, तो वो वाला अमाउंट 37,500 जो कि 5% पे हमारा डिस्काउंट था, वो वाला, ठीक है। फिर अदर एक्सपेंसेस में क्या हो गया भाई, लॉस बाय फायर, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट, कैरियज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट, अंडर रिटर्न कमीशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जाती हैं भाई। मैंने पूरा टोटल ऐड करके 54,000 निकाल के आप सभी को दिखा दिया था, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा था 7,500, 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच के रेट पे, ठीक है। चलो उसके बाद टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट मैंने पहले ही बताया था ना, ये अलग से आप सभी को ब्रैकेट में लिख के दिखा दूंगा। तो प्लॉट, फ्लैट, कार, टेबल एंड सोफा, लैपटॉप, आपने जो भी चीजें ली वो सारी चीजें हमने नोट करी है, तो हो गया हमारा टेंजिबल एसेट। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट जो था हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट और एमोनेटाइजेशन की जितने भी एक्सपेंसेस हमारे इनकर्ड हुए, जितना हमने एसेट खरीदा वो वाला टोटल अमाउंट हमने लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कैश हमारे पास कितना है और बैंक में पैसे कितने हैं, वो वाला अमाउंट भी हम पूरा टोटल ऐड करने के बाद ही बैलेंस शीट में ले जाते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें, ये हमारा वर्किंग नोट वाला पार्ट था। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जरूर से ले लेना, बाकी उसकी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली क्योंकि मैं तो आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब आते हैं अपने एनालिसिस पे, रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे हमारे पास तरह तरह के रेशियो होते हैं जो कि चैप्टर्स में हमें पढ़ाए जाते हैं पहले से। उस रेशियो का यूज़ करके अपनी कंपनी में किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करनी होती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई आप सभी अगर
नोट बना लेते हो और सारी चीज़ें आप नोट कर लिए होते हो ना, तो यहाँ पे रेशियो का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। तो करंट रेशियो और इसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास कितनी करंट एसेट है, ऊपर लिख दिया, करंट लायबिलिटी नीचे अपॉन में लिख दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपली जो आया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। वैसे हमारा लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हो, लिक्विडिटी रेशियो को और क्या कहते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। तो भाई क्विक रेशियो के नाम से आप सभी याद करोगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्विक रेशियो अपॉन करंट लायबिलिटी लिख दोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। क्विक एसेट निकालने का क्या तरीका होता है हमारा, देखो करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हो तो हमारा फाइनल जो होता है वो क्विक एसेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारा होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, जो कि हमारा आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा था, मतलब डिबेंचर जो हमारा था, अपॉन में शेयर जितने हमारे फंड में थे वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड करके निकाल दिया, जितना हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ऐसे करके हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं भाई, इसमें तो आपको याद करते करते बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप सभी अभी से याद करना शुरू कर लो। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख दोगे, ठीक है। जो जितने एसेट है उसको ऊपर लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख दिया, तो हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो आ जाता है, ठीक है। फिर है प्रोप्राइटी रेशियो। प्रोप्राइटी रेशियो यहाँ पे है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर कितना था ऊपर लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना निकाल दिया, कितना रेशियो आया 2.9/1, ठीक। चलो फिर देखते हैं, नीचे है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब देखो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पे हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लो, इसमें परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में माइनस कर लेना क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। तो उसके बाद नीचे अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेना, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे भाई, 7,50,000 हमने एज्यूम किया था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा था, उसको डिवाइड कर लो 2 से, भाई हमारा सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। तो देखो भाई यहाँ पे हमारे पास सिंपली पार्ट ए से शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी हमारे बिजनेस में ऑपरेट किया जाता है वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास टैक्स नहीं दिया हुआ था, हमने टैक्स नहीं नोट किया था, तो टैक्स कहाँ से माइनस कर लोगे, तो सीधे सीधे जो प्रॉफिट आया वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे हम ऐड करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हो। तो देखो यहाँ से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर हमारा अंडर रिटर्न कमीशन हो गया, ऐसे रिलेटेड सारी चीज़ें जितने भी थी सब लेके जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी लेके जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ एक तरीके से हमारा ये लॉस था इसलिए लेके जाएंगे ना, अपने लॉस पे भाई जब आप डिस्काउंट पे बेच रहे हो अपने लिए तो लॉस करके बेच रहे हो ना यार, प्रॉफिट थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो उसको भी लेके जाएंगे, तो सारा ऐड कर दिया। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज करने के पहले 67,14,750 सारा ऐड किया है, इसमें कोई नया काम नहीं किया, ठीक। चलो फिर यहाँ पे है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे देखो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो अनअर्न कमीशन जो है 1,500 वो लिख दिया। उसके बाद लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। देखो यहाँ पे हमेशा अपोजिट रूल लेने वाला है, ठीक है। करंट लायबिलिटी बढ़ती है ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटी घटती है, करंट लायबिलिटी अगर घटती है ना तो लेस करते हैं, करंट एसेट हमारा अगर बढ़ता है तो माइनस करते हैं, और करंट एसेट हमारा घटता है तो ऐड करते हैं। इतना याद रखना, उल्टा चलता है इनका केस हमेशा, ठीक। तो इन्वेंट्री हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, मतलब नेगेटिव बैलेंस है 7,50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आया 7,48,500 जो कि हमारा नेगेटिव बैलेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो 67,14,750 आया तो उसमें से माइनस कर लेंगे, तो फाइनल आंसर यहाँ पे आया 59,66,250, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेंट्री एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है कि हम ना जितना भी चीज़ें परचेज किए थे ना वो सारा चीज़ उसको उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। जितने भी एसेट टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो सारा ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे एसेट थे सारा ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया 12,55,500 जो कि हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, ठीक है। इसको फाइनल आंसर अभी नहीं मानेंगे क्योंकि लास्ट वाला भी बाकी है हमारे पास। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखो क्या करेंगे,
जितने भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी हुई उसको नोट करेंगे। मतलब कि इशू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट चार्ज किया गया, इशू ऑफ शेयर, वो सारी चीज़ें भाई इसमें लेके जाएंगे। ठीक है, 30 लाख का हमारा शेयर था, याद आ रहा है ना, पहली जनरल एंट्री जो हमने की थी, तो सारा ऐड करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज जो किया था उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो हमारा नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया था। तो इधर हमारा बैलेंस आ गया 37,11,750। हाँ, अगर आप अपने कैश फ्लो को प्रिपेयर करते हो ना, उसको रीचेक करना है तो हमारा सही है कि नहीं, तो बहुत ही हमारा मज़ेदार तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, इसको चेक करने का, जो कि है आप सभी क्या करो कि A + B + C, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेंट्री एक्टिविटी और हमारा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तीनों को ऐड कर लेना। ठीक है, तो तीनों को ऐड करने के बाद हमारे जैसे इसमें आ रहा है 84,22,500, उसको लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। कहने का मतलब कि हमारा ये पूरा कैश इक्विवेलेंट से इक्वल होना चाहिए। मतलब कि हमारा कैश और बैंक अमाउंट अगर आप ऐड करते हो, उसका सम जो है वो तीनों एक्टिविटी के इक्वल आ जाता है, तो वहाँ पे आपका सारा का सारा कैश फ्लो सही है, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को रीचेक करने का बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ तो एक्स्ट्रा बचता नहीं है। मतलब कि देखो, मैंने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तक हम आप सभी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ना फाइनली हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर से बताना और अपना लेजर भाई जरूर से प्रिपेयर कर लेना।